ज़रा सोचिए कि आपका चयन लेखपाल के पद पर होता है। लेखपाल से में कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद आपका जो अगला जो प्रमोशन होता है एज अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर या भू राजस्व निरीक्षक के पद पे होता है। भू राजस्व निरीक्षक के पद पर कुछ समय तक सेवा करने के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार के पद पर कुछ सालों तक कार्य करने के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है तहसीलदार। और तहसीलदार पर कुछ वर्षों तक कार्य करने के दौरान जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है एसडीएम, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। तो कैसा रहेगा ना कि एक लेखपाल बनने के बाद में आपको पीसीएस का पेपर भी नहीं देना है और प्रमोशन के तहत आप सीधे डिप्टी कलेक्टर बन जा रहे हो। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में जो वैकेंसी आई थी 8085 सीटें जो भी हैं, है ना, तो उनका प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, ग्रेड पे, है ना, कितने सालों में प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है ना, और बाकी जॉब के साथ भी हम लोग तुलना करेंगे। जो बच्चे यूपीआरबी में सिलेक्टेड हैं वो भी इस वीडियो को थ्रू कंपैरिजन कर पाएंगे। लास्ट में अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरी सर्विस यदि यहाँ पे नहीं होता, एज ए जेई मैं नहीं काम करता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपी SSSC के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत ये भर्ती प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका जो ग्रेड पे होता है वो ग्रेड पे होता है हमारे पास 2000 का जो ग्रेड पे होता है। ठीक, ग्रेड पे का मतलब होता है कि जो जितना आपका ग्रेड पे होगा उसके आधार पे आपकी बेसिक सैलरी डिसाइड होती है, और बेसिक सैलरी डिसाइड होने के आधार पे आपकी सैलरी बनती है। जैसे हम लोग का इसमें ग्रेड पे है 4600। आपकी जैसे जैसे ग्रेड पे बढ़ती जाती है आपका बेसिक सैलरी बढ़ता जाता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पे स्केल है वो 5200 से लेकर कितना है, 5200 से लेकर 20,200 है ना। तो जो मूल वेतन है, हम पहले सैलरी की बात करें तो जो बेसिक सैलरी है वो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, ये बेसिक सैलरी है। इसका मतलब क्या हो कि इस बेसिक सैलरी ये तो मिलेगा, इस बेसिक सैलरी पे महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे आप टीए एचआरए बोलते हैं, है ना, और इन सब को गणना की जाती है। तो आप समझ गए कि जो आपके जो लेखपाल पद है उनकी जो ग्रेड पे है वो है कितने का, वो है हमारे पास 2000 का। जो पे स्केल है, पे स्केल हमारे पास जो मूल वेतन है वो है 21,700 से 69,100 रुपये। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो पहला सैलरी जो आएगी वो किस पे आधारित होगा, वो होगा मूल वेतन। मूल वेतन बोले तो 21,700 रुपये का मूल वेतन मिलेगा, प्लस इसके बाद आपको इसमें मिलेगा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कितना चल रहा है इसमें 38%, केंद्र में हो गया 42%, जल्द ही उत्तर प्रदेश में 42% जुलाई तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। बाकी बीच का जो गैप है वो सीपीएफ में चला जाता है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, तो 42% आपका क्या हो जाएगा, महंगाई भत्ता डीए हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA मिलता है, और ये जो मिलता है हमारे पास ये मिलता है 1000 से लेकर के, है ना, 3500 के बीच में आपको HRA मिलता है। इसके बाद मिलता है हमारे पास ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि जब आप ड्यूटी के दौरान होते हैं तो आपको बहुत जगह आना जाना होता है, तो उसके दौरान आपको एक महीने में 1000 से लेकर के 2000 के बीच में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। इसके बाद आपको और भी सुविधाएं मिलती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की सुविधा, सिम की व्यवस्था होती है, इंटरनेट की व्यवस्था मिलती है। उसके साथ ही साथ में आपको चिकित्सा की भी व्यवस्था रहती है। ठीक, इन सब व्यवस्थाओं के बाद में आपको एक अलाउंस और मिलता है, वो होता है वर्किंग अलाउंस। इसका मतलब कि वर्किंग अलाउंस पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलता है, वो हो सकता है 12,000 से 15,000 के बीच में। तो यदि आप ऑन एवरेज निकालें तो प्रत्येक महीने आपको 2000 वर्किंग अलाउंस मिल सकता है। तो इन हैंड इन सैलरी को आप पूरी तरह से आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 21,700 प्लस इस पर आप डीए लगाएंगे, टीए लगाएंगे, एचआरए लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, तो जो आपकी सैलरी इन हैंड अप्रॉक्सीमेट बन के जो आएगी करीबन 30,000 के करीब में आएगी। इसके बाद कटौती भी होता है ना, कटौती होता है, जैसे सीपीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, इन सब की कटौती भी होती है। पूरे सैलरी का 10% आपका कट जाता है, तो आपको 30,000 के समथिंग में आपको सैलरी आएगी इन हैंड, है ना। तो बेसिक सैलरी कितना हुआ
21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। ठीक है, तो बेसिक सैलरी बहुत मायने रखती है। जैसे हम लोग की बेसिक सैलरी कितनी है, 44,900 से लेकर 1,42,000। तो बेसिक सैलरी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगली बात हम करेंगे, बेसिक सैलरी हो गया। अब हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल। तो देखिए, जो लेखपाल का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के तहत होता है। भू राजस्व का जो अधिकारी होता है, जो पहला अधिकारी होता है, वो हमारे पास लेखपाल ही होता है। उसका ड्यूटी होता है कि उसको जो भी एक या एक से अधिक गांव उसको अलॉट मिल सकता है, उसको अलॉट हो सकता है। तो उस गांव में ज़मीन कैसी है, उसका नियंत्रण किसके पास है, कितनी ज़मीन कृषि योग्य है ना, कितनी ज़मीन बंजर है, कितना ऊसर है, उनको लेखपाल को किसानों से कंधा मिलाकर चलना होता है। और साथ ही साथ में भूमि का हस्तांतरण, जो भूमि बेच रहा है ना, उसका लेने वाला कौन है, भूमि किस टाइप की है ना, उसका खसरा खतौनी पूरी तरह से पूरा ब्यौरा जो ज़मीन का होता है वो एक लेखपाल के पास में होता है। आई होप क्लियर हो गया। तो लेखपाल का जो वर्क प्रोफाइल होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। आई होप क्लियर हो यहाँ तक। तो हमने वर्क प्रोफाइल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि प्रमोशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब प्रमोशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात करें तो ग्रुप सी की जॉब है। जब पहली बात तो प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई टाइम स्केल नहीं है। एक बात आप याद रखना, ठीक है, एक बार फिर से, कि कोई टाइम स्केल नहीं है, कोई प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है। आपका हर साल ACR बनता है, जैसे एनुअल करेक्टर रिपोर्ट, वार्षिक चरित्र सूचकांक रिपोर्ट बनता है हम लोग का। जब आप लेखपाल में सेवा कर रहे होते हैं तो अप्रोक्सीमेट लगभग 12 साल 10 से 12 साल, ये 15 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कार्यशैली कैसा है। तो लगभग 10 से 12 साल सेवा करने के बाद में एक विभागीय एग्जाम होता है, और विभागीय एग्जाम होने के बाद में आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है निरीक्षक पे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, है ना, क्या होता है, रजिस्ट्रार या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पे होता है। तो अब अगला जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पे आपका पदोन्नति हो जाता है, उसमें भी आपका एक विभागीय एग्जाम होता है जिससे आपको पास होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8,085 सीट निकली है, सब के सब लोग रजिस्ट्रार नहीं बन पाएंगे, जो लोग पास होंगे वहीं बन पाएंगे। इसके बाद आप इसमें सेवा करेंगे 8 साल 10 साल, जैसे मान लीजिए 12 साल में आपका अगला प्रमोशन, आपने एग्जाम पास कर लिया, 12 साल में आपका प्रमोशन हो गया। फिर अगले 8 से 10 साल में आपका अगला प्रमोशन होगा। हमने फिर से कहा कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपके कार्यशैली और आपका व्यवहार, आप कैसा, आप अपना परफॉर्मेंस, आपका कैरेक्टर रिपोर्ट कैसा है, ये आधारित करता है कि आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं। आपका प्रमोशन तभी होगा जब विभाग में ऐसे पद खाली होंगे और उन पदों की भर्ती बहुत जल्दी करनी होगी, तो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया लाया जाता है, ठीक है। तो अगला जो प्रमोशन होगा आपका वो होगा 12 साल में पहला प्रमोशन होगा, सपोज कर लीजिए। अगला हुआ मान लीजिए 8 साल में विभाग को जरूरत पड़ गई, तो अगला जो प्रमोशन होगा वो होगा आपका नायाब तहसीलदार का। तो जब आप एक बार सुन लीजिए, जब आप लेखपाल पे होंगे तो उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। और जब अगला प्रमोशन लेंगे 10 से 12 सालों में, तो अगला जो कानूनगो होगा, जो उनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 35,400 से 1,12,400, ठीक है। जब अगला जो प्रमोशन लगेगा 8 से 10 सालों में, तो वो होगा नायब तहसीलदार का। और नायब तहसीलदार के बाद जो सैलरी आपको बनेगी इन हैंड, वो होगी जो बेसिक बनेगी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये। और जब अगला, उसमें भी आप कम से कम सेवा करने के बाद में यदि आपका एज रहा, उम्र रहा, तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा तहसीलदार पर, है ना, तहसीलदार बनेंगे। और जब तहसीलदार बनेंगे तो जो आपकी बेसिक सैलरी आती है वो आएगी, आपका बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, जो बेसिक सैलरी है आपके पास कितनी हो जाएगी, करीबन 50,000 से लेकर के 1,67,000 समथिंग आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी जब आप तहसीलदार बनेंगे तब। अब तहसीलदार बनने के बाद में यदि आपका एज ठीक ठाक है, कम एज में आप नौकरी पा गए हैं, तो जो अगला प्रमोशन होगा, क्राइटेरिया देखिए फिक्स नहीं है, लेकिन जब अगला प्रमोशन होगा तो आपका होगा SDM एज ए डिप्टी कलेक्टर, है ना। तो जब डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उस समय डिप्टी कलेक्टर की, वो होती है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500। ये बेसिक है, और बेसिक पे आप महंगाई TA DA HRA काउंट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब यदि हम हायरार्की की बात करें तो एक लेखपाल का प्रमोशन होगा सीधे पहले रजिस्ट्रार पे या कानूनगो पे या निरीक्षक पे। अब अगला जो फिर प्रमोशन होगा तो हमारे पास किसके होगा, वो होगा हमारे पास नायब तहसीलदार पे। नायब तहसीलदार पे कार्य करने के दौरान यदि प्रमोशन हो जाता है
तो आपका जो होगा तहसीलदार बनोगे। तहसीलदार होने के बाद में यदि आपका जब अगला प्रमोशन होगा तो आप क्या बन जाओगे, एसडीएम एज अ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये आपका हायरार्की होता है। अब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है, एडीएम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके ऊपर डीएम होता है। लेकिन क्या आप एक लेखपाल बन के एसडीएम बन सकते हो? आपकी एज मानते हैं 25 साल है तो आपकी 35 साल मान लीजिए सर्विस है, हालांकि किसी की ज़्यादा भी होगी, है ना। तो एक बार सोचो आप ध्यान से कि आप 25 साल में नौकरी मान लो पा गए, लेखपाल बन गए। 25 साल के बाद में पहला जो प्रमोशन होगा वो होगा 12 से 15 साल पे। तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, सपोज करो कितनी हो जाएगी, 35-38 के बीच में हो जाएगी, है ना। फिर आपका अगला प्रमोशन फिर 10-48 हो गया, फिर अगला प्रमोशन। तो इसका मतलब है कि एसडीएम आज की डेट में एसडीएम बनने के चांस बहुत ही नील हैं, क्योंकि सब लोग जब प्रमोशन से सीट भर जाएंगी तो पीसीएस जो एग्जाम लेता है डायरेक्ट एसडीएम बनाने का, उनका क्या होगा, वो बच्चे क्या होंगे। क्योंकि 8,085 सीट लेखपाल के हैं, जब यही सभी लोग एसडीएम ही बन जाएंगे या डिप्टी कलेक्टर ही बन जाएंगे तो फिर पीसीएस का एग्जाम क्यों लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल नहीं है कि सबको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिल जाए और सब लोग एज ए एसडीएम बन जाए। एक बात तो कंफर्म हो गई। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपको प्रमोशन मिलेगा और प्रमोशन का कोई टाइम स्केल नहीं है। प्रमोशन आपको तभी मिलेगा जब आयोग को ये लगेगा कि हाँ मेरे पास जल्दी जल्दी मेरे सीट को कवर करना है, जल्दी से भरना है, वो भी विभागीय एग्जाम होगा तब, है ना। तो आई होप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग कम से कम, और एक नियम और आ गया है कि अब आपको सिर्फ 3 ही प्रमोशन मिल पाएंगे, 3 ही प्रमोशन, है ना। इसका मतलब ये है कि लेखपाल से कानूनगो, कानूनगो से नायब तहसीलदार, ठीक है। 3 इतने पद में भी आपकी लाइफ चली जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपके पास प्रमोशन क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आपने देख लिया कि सैलरी कितनी होती है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन क्राइटेरिया। प्रमोशन क्राइटेरिया कोई रूल नहीं है, यदि समय साथ दिया तो प्रमोशन हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिसको मैं जानता हूँ, लेखपाल बने, लेखपाल पे ही रिटायर हो गए, लेखपाल पे ही आज उनकी आखिरी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। तो यदि आपको लगता है, और हाँ यदि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन कहीं और भी हुआ है ना, और इन दोनों में फ़र्क देखना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया इसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। खासतौर से यूपी आर्मी वाले बच्चे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़, और पहली बात तो जिनका कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए प्लीज़ ये बिल्कुल ज़रूरी है ना। चलिए, अच्छा यूपी आर्मी और दोनों में फ़र्क क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 10 मिनट की वीडियो है, काफ़ी है ना। तो एक बार फिर से लेखपाल से कानूनगो, कानूनगो से नया तहसीलदार, नया तहसीलदार से तहसीलदार से फिर एसडीएम, ठीक है। एक बार और भी हो गया था, हमारे पास न्यूज़ में आ गया था कि जो पटवारी थे, कई पटवारी, लेखपाल को पटवारी बोलते हैं, तो कई पटवारी भी एसडीएम के हक के दावेदार हो गए थे, तो उनके ऊपर जांच भी बैठ गई थी, ठीक है ना। तो प्रमोशन का क्राइटेरिया कैसे फुलफिल किया गया। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही। लेखपाल के हमने सैलरी डिस्कस कर दिया, वर्क प्रोफाइल डिस्कस कर दिया, प्रमोशन डिस्कस कर दिया और सुविधाएं भी डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।